दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन सीरीज। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप ऊपर के लिंक पे क्लिक करके पहली वीडियो देखो एंड देन कम अगेन वॉच दिस वीडियो। हाय गाइस, माय नेम इज सैन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं स्टॉक्स, फाइनेंस और ट्रेडिंग से रिलेटेड बात करते हैं, जिससे आप पैसे कैसे अर्न कर सकते हो वो भी समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको प्राइस एक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने स्टॉक्स के बारे में पढ़ा था, हमने बेसिक्स क्लियर किए थे अपने। इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन की बात करेंगे, आप कैसे प्राइस एक्शन को जो भी बेसिक्स हैं उनको समझ सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के टॉपिक्स होंगे एनालिसिस ऑफ कैंडलस्टिक्स, पहला टॉपिक। दूसरा होगा बुलिश एंड बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे काम करते हैं वो समझना। देन थर्ड टॉपिक विल बी इनडिसीजन कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे होते हैं उनको समझना। देन विल टॉक अबाउट की कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। देन विल टॉक अबाउट स्ट्रेंथ एनालिसिस ऑफ कैंडलस्टिक एंड देन स्टॉक सिलेक्शन फॉर इंट्राडे। ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता हैं तो वीडियो को एंड तक देखना और अपने दोस्त से शेयर करना अगर जिसको सीखना है या फिर जो चाहता है कि सीखे। तो जो पहला टॉपिक है इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ कैंडलस्टिक, उसमें अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो हमारे सामने दो कैंडल्स हैं। ठीक, इन तरीके के जो आपको दिखेंगे स्क्रीन पे कभी भी हर जगह, उनको हम कैंडल्स बोलते हैं। ठीक, ये ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल को बोलते हैं बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल मतलब कि वो आपको दिखाती है कि मार्केट इज गोइंग अप। ठीक है, ग्रीन कैंडल हो गया बुलिश। रेड कैंडल को हम बोलते हैं बेरिश, वो दिखाती है आपको कि मार्केट इज गोइंग डाउन। ठीक है, ये हो गया आपका बुलिश और ये आपका हो गया बेरिश। ठीक, अगर मार्केट नीचे जा रहा होगा या फिर किसी स्टॉक का प्राइस कम हो रहा होगा तो रेड कैंडल बनेगी, और किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा होगा तो ग्रीन कैंडल बनेगी। ठीक, अब सिंपल सी बात है, अगर किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है और वहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है तो बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि शुरुआत नीचे हुई होगी और एंड ऊपर हो रहा है। तो अब ग्रीन कैंडल में अगर आप देखें तो जो पोर्शन ग्रीन है ग्रीन कैंडल में हम उसको बोलते हैं बॉडी, और जो रेड कैंडल में पोर्शन रेड है उसको बोलते हैं बॉडी। ठीक, तो ये जो ग्रीन और रेड वाले पोर्शन इनको बोलते हैं बॉडी। बॉडी का मतलब कि ये बेसिकली आपको दिखाता है कि मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे क्लोज हुआ। ओके, जैसे यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है आपकी, इसमें मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई, ये क्लोजिंग है, मार्केट इसमें क्लोज हो रहा है। तो मतलब अगर कोई चीज़ ऊपर को जा रही है, जैसे किसी का प्राइस बढ़ रहा है तो ओपनिंग नीचे होगी और क्लोजिंग उसकी ऊपर होगी। तो यहाँ ओपनिंग हो गई, यहाँ पे क्लोजिंग हो गई। ओके, सिमिलरली अगर हम देखें तो रेड कैंडल का इंडिकेट करती है कि मार्केट इज गोइंग डाउन। मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो उसकी ओपनिंग कहीं ऊपर हुई होगी और क्लोजिंग नीचे होगी। तो ये रहा इसका ओपनिंग, ठीक है, और ये रहा इसका क्लोजिंग। ओके, सिंपल है। जो ग्रीन वाला पोर्शन है, जो रेड वाला पोर्शन है, उसको हम बोलते हैं बॉडी। ग्रीन वाले पोर्शन में मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो उसकी ओपनिंग नीचे होती है और क्लोजिंग ऊपर होती है, और रेड वाले में मार्केट नीचे आ रहा होता है तो उसकी ओपनिंग ऊपर होती है, क्लोजिंग नीचे होती है। ओके, अब आप पूछोगे ये जो ऊपर टेल सा निकला हुआ ये क्या है? ठीक है, यहाँ पे भी टेल सा निकला हुआ है, यहाँ पे भी टेल सा निकला हुआ है, क्या है ये? एक जो लाइन जा रही है तो इसको एक्चुअली हम टेल बोलते हैं। ठीक है, टेल या फिर विक, इसके दो नाम हैं। आप इसको बोल सकते हो टेल या फिर विक, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक, विक आपका रिप्रेजेंट करता है कि स्टॉक वहाँ तक गया था बट वहाँ पे वो टिक नहीं पाया। ओके, वहाँ पे वो टिक नहीं पाया और वापस नीचे आके क्लोजिंग दी। तो जैसे मान लेते हैं ये जब स्टॉक स्टार्ट हुआ होगा, जब ये कैंडल बनना शुरू हुई होगी तो हुआ क्या होगा इसमें कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टॉक ओपन हुआ, यहाँ तक गया ऊपर। ठीक है, यहाँ ऊपर गया, यहाँ टिक नहीं पाया। ओके, यहाँ से ओपन हुआ, फिर नीचे भी गया होगा, नीचे भी टिक नहीं पाया। ओके, तो नीचे नहीं गया, फिर ऊपर आया यहाँ पे, इसके बाद ऊपर गया, यहाँ पे टिक नहीं पाया, फिर नीचे आया और यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक, तो मतलब इसने पूरी मूवमेंट की है इसके बीच में। ये जो आपका ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन के बीच में इसने मूवमेंट की है, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे हुए, ओपनिंग कहाँ पे हुए, वो वाला पोर्शन आपको ग्रीन में दिखाता है। ठीक, और जहाँ तक स्टॉक गया था, जहाँ तक स्टॉक गया था और वहाँ टिक नहीं पाया, हम उसको विक बोलते हैं। इसका बहुत काफ़ी यूज़ है। ठीक है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये विक आपको काफ़ी कुछ बताती है, अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन होता है इसका। जो भी चीज़ें आप देखते हो कैंडलस्टिक में, इनका अलग एक तरीके से सिग्निफिकेंस होता है। अगर आप वो समझ लोगे तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन। ओके, तो ये बेसिकली आपका कैंडलस्टिक की बात हो गई। तो यहाँ पे ये भी विक, ये भी विक। ठीक है, ये विक ऐसे काम करती है, मतलब कि मार्केट वहाँ तक गया था, वो स्टॉक का प्राइस वहाँ तक गया था लेकिन टिक नहीं पाया। तो जब आप चार्ट देखोगे बनते हुए तो आपको दिखेगा कि ओपनिंग हुई एक जगह पे, स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, और जहाँ पे क्लोज होता है वो कैंडल
उस कैंडल को हम फिर जो पोर्शन होता है वो आपको बॉडी दिखेगी और जहां तक गया था वो विक बन जाती है। बहुत सिंपल सा है। अब यहाँ पे आपके सामने कई तरीके की ग्रीन कैंडल्स हैं, ठीक। अब इनको हम समझते हैं कि कैसे कैसे काम करती हैं। ग्रीन कैंडल एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल जिसमें आपको विक नहीं दिख रहा है, मान लेते हैं ये वाले की बात कर रहे हैं अभी, तो इसमें आपको विक नहीं दिख रही है, इसमें कोई भी विक नहीं है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, कोई विक नहीं है, एकदम ऊपर नीचे कंप्लीट कैंडल। तो ऐसी कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे बायर्स काफ़ी ज़्यादा पावर में हैं और मार्केट को एकदम ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ जैसे इस तरीके की कैंडल दिखती है जहाँ पे मार्केट यहीं ओपन होता है और कोई बिना किसी विक के साथ मार्केट ऊपर निकल चला जाता है, बंद हो जाता है, तो वो कैंडल बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक। इसके बाद अगर हम इस कैंडल की बात करें तो ये कैंडल, ये वाली कैंडल इस वाली कैंडल से वीक है। क्यों? क्योंकि इसमें विक बना है। इसमें विक बना है मतलब कि मार्केट ने कुछ डिसाइड किया बट वो वहां तक जा नहीं पाया, तो यहाँ पे विक बन गई, ठीक। अब आपके सामने क्या एक ऐसी कैंडल है जिसमें कैंडल बहुत छोटी है, ठीक है, जिसमें कैंडल बहुत छोटी है, विक बहुत बड़ी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखो क्या हुआ होगा, यहाँ पे ओपनिंग हुई, ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग हुई, मार्केट जो भी था नीचे गया, ठीक, नीचे गया, टिक नहीं पाया, टिका नहीं और फिर ऊपर गया, यहां तक आया और फिर नीचे आके थोड़ी देर बाद यहां पे क्लोजिंग दे दी। तो ये आपका कैंडल बन गया इसके बीच में, ठीक है, ये पूरा आपका कैंडल इसके बीच में बन गया। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो किसकी पावर ज्यादा दिख रही है? किसकी पावर ज्यादा दिख रही है? बायर्स यहां पे ओपनिंग करते हैं लेकिन बायर्स होल्ड नहीं कर पाते हैं, सेलर्स मार्केट को नीचे लेके गए, काफ़ी नीचे तक ले गए। यहाँ तक आते आते सेलर की पावर ख़त्म, यहाँ तक आते आते सेलर्स की पावर ख़त्म। उसके बाद क्या हुआ, सेलर्स के बाद यहाँ से बायर पावर में आते हैं और बायर मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं और यहाँ तक लेके गए, ठीक, और यहाँ पे क्लोजिंग थी। तो अल्टीमेटली जहाँ पे ओपनिंग हुई थी उससे ऊपर लेके गए बायर्स उसको। नाउ व्हाट दिस मीन्स, यहाँ मतलब ये है कि इनिशियली इस कैंडल में सेलर्स एक्टिव थे, इनिशियली इस कैंडल में सेलर्स का जो पलड़ा था वो भारी था, बट बाय द एंड ऑफ दिस कैंडल बायर्स पावर में आ गए, ठीक है, बायर्स पावर में आ गए। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मान लेते हैं ये आपका एक डाउन ट्रेंड मार्केट चलता आ रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड मार्केट चलता आ रहा है, ऐसी कैंडल आपको डाउन ट्रेंड मार्केट में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप क्या समझोगे कि सेलर्स पावर में है, डाउन ट्रेंड मार्केट आ रहा है, सेलर्स पावर में है, ठीक, सेलर्स पावर में थे। इस कैंडल पे ऐसा हुआ कि बायर्स ने पावर ली और मार्केट को ऊपर खींच के ले गए। तो अगर आपको किसी डाउन ट्रेंड में ऐसी कैंडल देखने को मिलती है तो आप समझ सकते हो ये कि यहाँ पे बायर्स पावर में आ रहे हैं एंड मार्केट इज गोइंग टू गो अप नाउ। ये एक तरीके से रिवर्सल का साइन हो सकता है। उसके बाद ये कैंडल देखो आप, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ओपनिंग हुई थी, ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल पे ओपनिंग हुई, स्टॉक ऊपर गया यहाँ तक, बायर्स बहुत पावरफुल थे, बायर्स मार्केट को खींच के ऊपर तक ले गए, लेकिन एक पॉइंट के बाद उन्होंने अपनी पावर खो दी और फिर सेलर्स पावर में आते हैं और यहाँ तक मार्केट को ले जाते हैं। ओके, अब अगर हम देखें पावर मैच करें तो बायर्स की पावर सिर्फ इतनी ही बची है अब, लेकिन सेलर्स की पावर इतनी है। तो इवन आफ्टर बीइंग अ ग्रीन कैंडल ये एक बुलिश कैंडलस्टिक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स की पावर ज़्यादा है, ये एक बेरिश कैंडल है। ओके, सो अगर आज के बाद आपसे कोई कहे कि ग्रीन कैंडल का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वो बुलिश होगी, तो ऐसा नहीं है। ग्रीन कैंडल भी बेरिश हो सकती है और रेड कैंडल भी बुलिश हो सकती है। इस कैंडल को हम कहते हैं एक तरीके से डोजी कैंडल कहते हैं, इनका अलग अलग नाम है, लेकिन ये कहाँ मिलते हैं उस बेसिस पर इनका नाम डिसाइड किया जाता है। अब ऐसी कैंडल्स होती हैं अगर हम ध्यान से देखें तो ये बहुत बुलिश, हाईली बुलिश, ठीक है, ये लेस बुलिश देन प्रीवियस वन। ओके, दिस इज ऑल्सो बुलिश, दिस इज बेरिश, ओके, दिस इज बेरिश, बट व्हाट अबाउट दिस वन। अब इसकी बात अगर हम करें तो मार्केट की ओपनिंग हुई यहाँ पे, ऊपर गया मार्केट, ठीक है, और उसके बाद ऊपर से नीचे आया है मार्केट, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जो बायर्स और जो सेलर्स की पावर है वो ऑलमोस्ट सेम है,
इस कैंडल में जो बायर्स हैं, जो सेलर्स हैं, उनकी पावर ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि जहां पे स्टॉक ओपन हुआ था उसी के आसपास आके यहीं क्लोज हो गया। तो इस कैंडल को हम बोलते हैं इनडिसिसिव कैंडल। इनके बेसिस पे आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप इन कैंडल्स को देख के कभी नहीं लोगे। डिसीजन किस पे लोगे? या तो इस पे लोगे, या तो इस पे लोगे, या तो इस पे लोगे, या तो इस पे लोगे। तो अगर आप कैंडलस्टिक इंटरप्रेट करना समझ गए, किसी भी कैंडल को समझ गए कि वो क्या कहना चाह रही है, जैसे कि यहाँ हमने इसको बिट बाय बिट ब्रेक किया है, अगर आप ऐसे इसको ब्रेक कर सकते हो तो यू कैन अंडरस्टैंड कि प्राइस एक्शन क्या समझाना चाहता है आपको। नाउ सेम केस इस रेड कैंडल में भी है, ठीक है। इस रेड वाले में भी अभी मैं दिखाता हूँ कि कौन सा बुलिश है, कौन सा बेरिश है। अब अगर हम इस रेड कैंडल की बात करें तो ये बेसिकली आपका एक हाईली बेरिश कैंडल है। ये वाला उससे थोड़ा सा कम बेरिश है। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन? इसकी ओपनिंग यहां पे हुई, ठीक, ओपनिंग हुई, मार्केट नीचे गया, मतलब सेलर्स उसको लेके नीचे लेके गए, काफी नीचे तक लेके गए। फिर बायर्स पावर में आते हैं एंड बायर्स पावर में आते ही मार्केट को ऊपर ले गए। तो अल्टीमेटली यहां पे बायर्स की पावर जो सेलर्स हैं उनसे ज्यादा है। इसका मतलब कि दिस इज अ बुलिश कैंडल, नॉट अ बेरिश कैंडल। इवन आफ्टर बीइंग अ रेड कैंडल दिस इज अ बुलिश कैंडल। अब अगर हम बात करें यहां पे, इसकी ओपनिंग हुई यहां पे, ऊपर तक गया, बायर्स खींच के ले गए उसको ऊपर तक, लेकिन अल्टीमेटली बायर्स ने पावर लूज की एंड देन स्टार्टेड गोइंग डाउन। तो अब अगर हम यहां देखें तो यहां पे क्लियरली जो सेलर्स हैं उनकी पावर बायर्स से ज्यादा है, मतलब बियर्स की पावर बुल्स से ज्यादा है एंड दैट इज अ बेरिश कैंडल। दिस इज अगेन इनडिसिसिव कैंडल। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी कैंडल का स्ट्रेंथ देख सकते हो जब आपको कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास दिखेगा वो। तो कैसे होता है ये सब आगे पढ़ेंगे, बट अभी आप सिर्फ कैंडल स्टिक समझने की कोशिश करो कि कैसे काम करते हैं ये। अब इन कैंडल्स के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा है हमारे साथ, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं, ये बेरिश हो चाहे बुलिश हो, डजंट मैटर, ये होती हैं अपने आप में इनडिसिसिव कैंडल। इन कैंडल्स के बेसिस पे आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये आपको कुछ नहीं बता रही है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, अप साइड जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है। ये न्यूट्रल कैंडल बोल दो या फिर इनडिसाइसिव कैंडल बोल दो, ग्रीन है, रेड है, डजंट मैटर। तो अब इस तरीके की कैंडल का क्या मतलब है? इस तरीके की कैंडल जनरली अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका मैं रेड ग्रीन छोड़ दो, मैं आपको इंटरप्रिटेशन बता ही दिया मैंने ऑलरेडी, लेकिन अगर आपको ये दिखे कि जो विक है वो बॉडी के ऊपर है, मतलब विक बॉडी के ऊपर है, इसका मतलब होगा कि वो एक बेरिश कैंडल है, ठीक है। क्यों? सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे ओपनिंग हुई, मार्केट ऊपर गया, बायर्स ऊपर लेके गए और सेलर्स खींच के नीचे ले आए, तो सेलर्स की पावर ज़्यादा है। तो ऐसी कोई भी कैंडल, ग्रीन हो रेड हो, डजंट मैटर, अगर विक उसके ऊपर ज़्यादा बड़ा है, बॉडी के ऊपर विक है, तो वो एक बेरिश कैंडल होती है, ठीक है। ये ग्रीन है तब भी बेरिश है, ये रेड है तब भी बेरिश है। सेम केस यहां पे, अगर किसी भी बॉडी के नीचे विक है तो हमेशा बुलिश कैंडल होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कलर। ये ग्रीन है तब भी बुलिश है, ये रेड है तब भी बुलिश है। अब ये ऐसी कैंडल्स आपको कुछ देखने को मिलेंगे कई जगह। तो ये होती है कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर रिवर्सल। इनका मतलब क्या होता है? अब देखो, बेसिकली अगर हम इसको पूरा इन डेप्थ समझेंगे तो आपको काफी मजा आएगा, तो ध्यान से सुनना। एक अप ट्रेंडिंग मार्केट था, ठीक है, अप ट्रेंड मार्केट था, उसमें एक ग्रीन कैंडल बनी इतनी बड़ी, ठीक, यहाँ पे ओपनिंग हुई, यहाँ पे क्लोजिंग हुई, और उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में एक रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल यहाँ से पूरा का पूरा पावर खींच के लिया नीचे, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल ऊपर गया यहां तक, और फिर अगली वाली कैंडल में क्या हुआ कि सेलर जो है उन्होंने पूरा नीचे तक लेके आए और यहां पे क्लोजिंग दे दी। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने जो पढ़ा था अभी बेरिश कैंडल वाला, जिसमें आपका विक बॉडी के ऊपर होता था, वैसा कुछ सीन नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि बायर्स पावर में थे, काफी ऊपर ले गए मार्केट को, एक अच्छी खासी कैंडल बनाई, फिर सेलर्स पावर में आ गए और मार्केट को खींच के नीचे ले आए। सेम के सिनेरियो यहां पे देखो, यहां पे सेलर पावर में थे, मार्केट को खींच के नीचे ले गए, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस कैंडल बायर्स पावर में आ गए और फिर मार्केट को ऊपर लेके गए। तो अल्टीमेटली अगर हम यहां देखें तो सेलर से ज्यादा मजबूत बायर दिख रहे हैं। ओके, तो ये एक रिवर्सल का पैटर्न हो गया। रिवर्सल मतलब क्या कि मार्केट अप ट्रेंड में था, वहां पे एक सेलिंग का पैटर्न दिखा और मार्केट नीचे आ गया। मार्केट डाउन ट्रेंड में था, वहां पे एक बाइंग का पैटर्न दिखना और मार्केट ऊपर चला गया। तो इस तरीके के पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। देखो,
पैटर्न आप याद कर सकते हो, ठीक है। 25-30 तरीके के पैटर्न होते हैं जो मेन आपके काम आते हैं, उनको आप याद कर लो, रट लो और जहां वो दिखे उस तरीके से ट्रेड कर लो। या फिर आप इन डेप्थ समझ जाओ कि किसी भी पैटर्न को देखने पे होता क्या है, वो पैटर्न क्यों काम करता है, अगर वैसा पैटर्न बन रहा है तो उसका मतलब क्या होता है। तो यही मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको पैटर्न रटवाऊंगा नहीं, बिल्कुल भी। मैं बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ आपके, कि आप कोई भी पैटर्न याद करने की जरूरत ना पड़े। बिना पैटर्न याद किए आप आराम से प्राइस एक्शन को फॉलो कर सको। तो अगर आपको ये पता है कि मार्केट में कैंडलस्टिक क्या कह रही है, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। नाउ अब इन्हीं कैंडल्स को नाम भी दिए जाते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इन कैंडल का नाम क्या होता है, बेरिश इनगल्फिंग, ठीक है। इस कैंडल को एक्चुअली ये पैटर्न है बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न और ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, इनको नाम भी दिया जाता है। नेक्स्ट ये पैटर्न है हमारे पास, ओके। अब इस पैटर्न को हम बिल्कुल अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ओपनिंग हुई, एक के अप ट्रेंड था, ठीक है। अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे कैंडल बनी, इसकी ओपनिंग यहाँ पे हुई, मार्केट ऊपर लेके गया इसको, ओके। फिर उसके बाद दूसरी कैंडल बनी, जहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई वहीं से दूसरी कैंडल बनी और मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, तीसरी कैंडल ने और नीचे लेके आया इसको, ठीक। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो इतनी जो पावर है ये बेयर्स की हो गई और इतनी जो पावर है नीचे वाले इसके, ये बुल्स की हो गई। तो क्लियरली अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो बेयर्स की पावर है वो ज़्यादा हो गई है, मतलब जो सेलर हैं उनकी पावर ज़्यादा हो गई है बायर से, ठीक। और यहाँ पे जो आपके बायर हैं उनकी पावर कम हो गई है इस कैंडल में मिला के। तो ये तीन कैंडल को मिला के आपका वो पहला वाला स्टेज नहीं बन जाता है, जिसमें आपको याद आया होगा कि पहले बाइंग हो रही थी, उसके बाद फिर सेलिंग होने लगी। तो यहाँ पे अगर हम पावर मैच करें तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि सेलर की पावर ज़्यादा है, ओके। अब इस कैंडल में बहुत कुछ हो सकता है। ये कैंडल यहाँ तक बन सकती है, अगर ये कैंडल आपको यहाँ तक दिखती बनी हुई, ठीक, तो ये और भी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न होता, क्योंकि उस टाइम पे जो आपके सेलर उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा हो जाती, और भी ज़्यादा हो जाती, ओके। तो ऐसे पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपको सेम यही वाला पैटर्न दिखेगा, कभी ये कैंडल थोड़ी बीच में होगी, कभी ये कैंडल और नीचे होगी, कभी ये कैंडल और भी नीचे होगी। तो उस बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि बायर्स या फिर सेलर्स कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अब जैसे इसमें देख लो, इसमें मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ पे एक क्लोजिंग हुई, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ पे एक नई कैंडल बन रही है, ओके। अब मान लेते हैं अगर ये कैंडल यहाँ तक क्लोज होती या कैंडल यहाँ तक क्लोज होती, तो क्लियरली जो बायर्स की पावर है वो ज़्यादा हो जाती, बहुत ज़्यादा, ठीक। तो ये वाला जो कैंडल है वो लेस पावरफुल है एज कंपेयर टू दिस वन, और ये वाला जो कैंडल है वो लेस पावरफुल है एज कंपेयर टू दिस वन। तो ऑल यू नीड टू डू इज टू एनालाइज कि कैसे पावर आपको आइडेंटिफाई करना है, कौन पावर में है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। नाउ अब इन कैंडल्स के भी नाम है, अगर नाम को देखना है तो लेट मी शो यू। इसको बोलते हैं इवनिंग डोजी स्टार और इसको बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार। तो हमने दो कैंडल्स के पैटर्न पढ़ लिए, आपका इनगल्फिंग बुलिश कैंडल, इनगल्फिंग बेरिश कैंडल, इवनिंग डोजी स्टार और मॉर्निंग डोजी स्टार, ये पैटर्न होते हैं। ये रिवर्सल पैटर्न आपका डाउन ट्रेंड के लिए होता है और ये रिवर्सल पैटर्न आपका अप ट्रेंड के लिए होता है। अब यहाँ तक जितने पैटर्न मैंने आपको बताए हैं, मेरा पर्पस ये नहीं कि आप इन पैटर्न्स को याद करो, मेरा पर्पस ये है कि आप ये देखो कि एक्चुअली ये पैटर्न बनते क्यों हैं। अब आपको एक छोटा सा होमवर्क करना है। आप जितने भी गूगल पे आपको पैटर्न दिखें, रिवर्सल के पैटर्न जितने भी दिखें आपको, एंड से जिसमें भी कैंडल्स बता रही हो आपको, आप उनको एनालाइज करो कि वो एक्चुअल में कहाँ पे पावर ट्रांसफर करता हुआ दिखा रहा है, ठीक। कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न उठा लो, आप उनको एनालाइज करो कि वो क्या कर रहा है। अगर उसमें एक रिवर्सल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, बायर्स कहाँ पे पावर में हैं, और रिवर्सल हो रहा है तो कौन सा प्लेयर पावर में आ रहा है, बायर सेलर, ठीक। आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि जो कैंडलस्टिक के पैटर्न है उनको नाम दिया गया है, दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट आपको नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट बाय एनालाइजिंग द पावर ऑफ पैटर्न या फिर पावर ऑफ कैंडलस्टिक या फिर पावर ऑफ बायर एंड सेलर, यू कैन आइडेंटिफाई कि मार्केट किस डायरेक्शन में रिवर्सल लेने वाला है या फिर मार्केट कहाँ जाने वाला है। ओके, सो नाउ वी विल सी सम चार्ट्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप रिवर्सल आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंड वी विल नॉट यूज एनी काइंड ऑफ नेम, कोई भी नाम वाला पैटर्न यूज नहीं करेंगे। विल जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई द पावर ऑफ कैंडल एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ये देखेंगे कि कैसे मार्केट में रिवर्सल आता है। सो यहाँ पे सामने रिलायंस का चार्ट है, एंड इफ यू कैन सी यहाँ पे आप देखो कई जगह रिवर्सल्स हुए हैं, ठीक है। तो कोई भी रिवर्सल से हम पकड़ लेते हैं, मान लेते से यहाँ से शुरू करते हैं। ओके, एज यू कैन सी यहाँ पे मार्केट वॉज इन अप ट्रेंड, एक अच्छा खासा अप ट्रेंड था मार्केट में, एंड यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्चुअली
अगर हम देखें यहाँ से तो शुरुआत तो यहाँ से हुई है। इस पॉइंट पे आपको दिखेगा कि एक पावर चेंज आया है, ठीक है, एक पावर चेंज आया मतलब कि ये एक तरीके से बहुत बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद एक बेरिश कैंडल बनी एंड देन एक रेड बेरिश कैंडल बनी जिसने पावर को एक तरीके से अपने हाथ में ले लिया। बट द थिंग विच यू हैव टू नोटिस कि यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। ओके ये हम अगले टॉपिक में आएगा तो आपको मैं समझाऊंगा कि जो भी आपके पैटर्न बनते हैं, कोई भी पैटर्न उठा लो आप, हर एक पैटर्न का सिग्निफिकेंस तभी होता है जब वो किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास बनता है, ठीक है। तो भी यहाँ सिर्फ आप रिवर्सल पे फोकस करो, ये मत देखो कि हर कैंडल में फोकस नहीं करना है, बस उस कैंडल में फोकस करना है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इस कैंडल की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे एक अप ट्रेंड था मार्केट में, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी एंड देन एक रेड कैंडल बनी जिसने पावर पूरा ओवरकम कर लिया, ठीक है, पूरी पावर अपने हाथ में ले ली। जो भी आपके बेरिश मार्केट के आपके लोग सेलर थे उन्होंने पूरी पावर अपने हाथ में ले ली और यहां से एक रिवर्सल देखने को हमें मिला है, ठीक है। फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल बनी एंड देन अगेन पावर बेयर्स के हाथ में आई और मार्केट नीचे गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास जब आपको पावर चेंज देखने को मिले दैट इज द मोमेंट वहां पे आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, ठीक है। सेम केस अगर हम यहाँ देखें तो मार्केट वाज इन अप ट्रेंड, ग्रीन कैंडल बनी जा रही थी, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल ऐसी बनी जो बेरिश है एंड देन वन मोर रेड कैंडल जिसने पावर शिफ्ट कर लिया अपने तरफ पूरा एंड देन वी सॉ अ रिवर्सल, ठीक है। अगर हम ऊपर की रिवर्सल की बात भी करें तो यहाँ पे देखो रेड कैंडल बनी, ये 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल की तरह रोल प्ले करता है, मैं आपको आगे बताऊंगा ये कैसे होता है। ये आपका रेड कैंडल बनी, उसका ग्रीन कैंडल बनी जिसने पूरी तरीके से पावर ओवरकम कर ली, नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन कैंडल बनी और पावर उसके हाथ में चली गई और मार्केट ने एक रिवर्सल लिया, ठीक है। जहां भी रिवर्सल होगा आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू एनालाइज द पावर। यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल जो बनी थी लास्ट में, उसके बाद रेड कैंडल बनी जिसने पावर पूरी तरीके से अपने हाथ में ले ली और बियर्स यहाँ पे पावर में आ गए। सेम केस यहाँ पे आप देखो ग्रीन कैंडल यहाँ तक बनती जा रही है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, एक बेरिश कैंडल बनी और उसके बाद बियर्स ने पावर अपने हाथ में ले ली। तो व्हाट वी हैव टू नोटिस राइट हियर कि कैसे पावर किसके हाथ में जा रही है, ठीक है। अगर वो रेसिस्टेंस के पास है और बेयर्स के हाथ में पावर जा रही है तो दैट विल बी डाउन साइड रिवर्सल, ठीक है। हमारे पास एक चार्ट और है, ठीक है, हम टीसीएस को भी देख लेते हैं, लेट्स सी ऑन टीसीएस एज वेल। ये आप कोई भी चार्ट उठा देख लोगे सेम चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो मैं आपको बस 2 चार्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ताकि जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आपको यहाँ पर समझ में आए, ठीक। अब देखो यहाँ पे रिवर्सल हुआ है, ठीक है, मार्केट वाज इन अप ट्रेंड, एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक बेरिश कैंडल बनी रेड वाली, ठीक, देन अगेन एक रेड कैंडल बनी जिसने पावर पूरी तरीके से अपने हाथ में ले ली एंड देन स्टॉक मार्केट स्टार्ट गोइंग डाउन। तो ये सब चीजें हैं जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ पावर एनालिसिस। आपको कोई भी कैंडलस्टिक मिले उसकी स्ट्रेंथ एनालिसिस कर सकते हो आप, बट एक चीज याद रखना कि स्ट्रेंथ एनालिसिस आपको हर एक कैंडल पे नहीं करनी होती है, उसी कैंडल पे करनी होती है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास हो, ट्रेंड लाइन के पास हो, कोई इंपॉर्टेंट लेवल के पास हो या फिर जो बाकी चीजें मैं बताऊंगा अगर उन लेवल्स के पास है तो ही एक रिवर्सल के चांसेस बनते हैं जहां पे आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। रिवर्सल के चांसेस यार देखो हर जगह बनते हैं, ओके। ऐसा लोग बहुत कहते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास रिवर्सल हो सकता है, रिवर्सल कहीं भी हो सकता है। दिस इज नॉट थंब रूल कि आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास रिवर्सल होगा, रिवर्सल बीच में भी हो जाते हैं। बट द थिंग इज कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास वाले रिवर्सल का आइडिया है, बट बीच में से कहाँ रिवर्सल होगा वो आइडिया नहीं है आपको। तो बीच वाले जो रिवर्सल तो उनको छोड़ दो, बिल्कुल भूल जाओ उनको कि होते भी हैं, ठीक है। मेजॉरिटी जो होगी आपके लिए वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास वाली रिवर्सल होगी या फिर ब्रेकआउट होगा। तो ब्रेकआउट की बाद में हम बात करेंगे, बट अभी इतना ध्यान रखो कि जो भी चीज़ आप देखोगे बस सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास होना चाहिए या फिर कोई इंपॉर्टेंट लेवल है जो हम आगे डिस्कस करेंगे उसके पास होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि स्टॉक सिलेक्शन फॉर इंट्राडे। आप स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करोगे इंट्राडे के लिए बेसिकली। देखिए इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो अलग बनाऊंगा जिसमें हम आपको करके दिखाऊंगा कि मैं कैसे सेलेक्ट करता हूं, बट यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको मेरे को बतानी है ताकि आपका एक डाउट क्लियर रहे कि स्टॉक्स कौन से कैसे चूज़ करने होते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे 2 टर्म आपको समझने पड़ेंगे, पहला है लार्ज कैप, दूसरा है स्मॉल कैप। इसमें एक और भी आता है मिड कैप, बट मैं उसकी बात नहीं करूँगा बिकॉज ऑल आई नीड इज लार्ज कैप और स्मॉल कैप, ठीक है। लार्ज कैप जो होता है उनको बोलते हैं मार्केट कैप जिनके 20,000 करोड़ से ज़्यादा होते हैं, 20,000 करोड़ से ज़्यादा जिनके मार्केट कैप होते हैं उनको बोलते हैं लार्ज कैप, और 500 करोड़ से मार्केट कैप जिनके कम होते हैं हम उनको बोलते हैं स्मॉल कैप, ठीक है। अब ये ऐसी कंपनीज मार्केट में भरी पड़ी हैं, लार्ज कैप में भी आती हैं, स्मॉल कैप में भी आती हैं। आपको बस आइडेंटिफाई कैसे करना है, उनका मार्केट कैप चेक करो और आपका काम आसान हो जाएगा।
ठीक है, मैं आपको एंड में ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपको ये भी नहीं चेक करना पड़ेगा। नाउ लेट्स से एक कंपनी है एबीसी कंपनी है जिसका जो मार्केट कैप है वो 4 लाख करोड़ का, ठीक है, और दूसरी एक कंपनी है XYZ, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे नाम इसको चेंज कर देंगे हम लोग, XYZ की बात कर लेते हैं जिसका मार्केट कैप है 500 करोड़ का, ठीक है। ABC 4 लाख करोड़ और आपका XYZ 500 करोड़ का, ठीक है। अब मान लिया कि इनका स्टॉक प्राइस सेम है, ठीक है, ये हो सकता है, दैट इज पॉसिबल कि ABC जो कंपनी है उसका स्टॉक प्राइस 500 रुपीज़ है, जो XYZ कंपनी उसका स्टॉक प्राइस भी 500 रुपीज़ है, बिकॉज स्टॉक प्राइस डजंट शो कि कंपनी कितनी बड़ी है, ठीक है। छोटे कंपनी का स्टॉक प्राइस 100 रुपये का भी हो सकता है, ठीक है, उसी कंपनी का स्टॉक प्राइस 1000 रुपीज़ का भी हो सकता है, बड़ी कंपनी का स्टॉक प्राइस 100 रुपये का भी हो सकता है, उसी कंपनी का स्टॉक प्राइस 1000 रुपीज़ का भी हो सकता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि कैसे उसको मैनेज कर रही है कंपनी, ठीक है। तो मान लिया दोनों स्टॉक का शेयर प्राइस है 500 रुपये, ठीक है। अब मार्केट कैप की बात अगर करें तो ABC का मार्केट कैप है 4 लाख करोड़ का और XYZ का मार्केट कैप है 500 करोड़ का। अगर मैं कहूँ कि जो स्टॉक प्राइस है इन दोनों का 500 से 1000 हो जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ बहुत अच्छा न्यूज़ आया, बहुत बड़ी न्यूज़ आई या फिर बहुत बड़ा मैनिपुलेशन हुआ मार्केट में, ABC का स्टॉक प्राइस 500 से 1000 रुपीज़ हो गया, ठीक है, और XYZ का स्टॉक प्राइस 500 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ हो गया। बट इसके पीछे का लॉजिक समझो आप कैसे होगा ये। अगर ABC को अपना प्राइस 500 से 1000 करना है तो उसको अपना मार्केट कैप 4 लाख करोड़ से 8 लाख करोड़ करना पड़ेगा, ठीक। ऑन द अदर हैंड अगर XYZ को अपना अगर स्टॉक प्राइस 500 से 1000 रुपीज़ करना है तो उसको 500 करोड़ से 1000 करोड़ करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि ये जो नंबर आप देख रहे हो, आप मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में कि 4 लाख करोड़ से 8 लाख करोड़ होना आसान है या फिर 500 करोड़ से 1000 करोड़ होना आसान है, ठीक है। तो फॉर इन्फॉर्मेशन जो सेकंड ऑप्शन है 500 से 1000 करोड़ होना बड़ा आसान है, क्योंकि कोई भी एक बड़ा प्लेयर आएगा 500 करोड़ रुपए स्टॉक में लगा देगा और स्टॉक का प्राइस 500 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ हो सकता है, दैट इज नॉट एन इशू। बट 4 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना किसी स्टॉक में इज अ बिग डील और वो कोई भी आराम से नहीं कर सकता। इतना बड़ा पैसा मार्केट में मूव करना इज मुश्किल, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर आप बड़ी कंपनी में ट्रेड कर रहे हो तो उसको मैनिपुलेट करना इज टफ, बिकॉज टू मैनिपुलेट अ बिग कंपनी आपको पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आप छोटी कंपनी में ट्रेड कर रहे हो, स्मॉल कैप में ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें कोई भी एक बड़ा प्लेयर आएगा और उसमें कुछ पैसे डालेगा, उसको मैनिपुलेट करेगा, आपको परेशान करेगा, आपके पैसे डुबाएगा और चला जाएगा मार्केट से, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप हमेशा लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करो, बिकॉज उनको हिलाने के लिए पैसे बहुत लगते हैं और उतना पैसा कोई नहीं देना चाहता है, ठीक है। इतना पैसा लोगों के पास है भी नहीं कि आप इतना बड़ा अमाउंट एक बार डाल के एक स्टॉक को मैनिपुलेट करने की कोशिश करें। तो अगर आप बड़ी कंपनी में ट्रेड कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी मैनिपुलेशन की। अब ये तुमने देखा कि 500 से 1000 हो गए, इसमें तो आपको फायदा है यार, ठीक है। अगर किसी कंपनी का शेयर 500 से 1000 हो जाता है तो आपको फायदा ही, लेकिन द प्रॉब्लम है इसकी, अगर उसी कंपनी का शेयर 500 से 1000 हो सकता है तो 500 से 100 रुपये भी हो सकता है, 500 से 300 रुपये भी हो सकता है, 500 रुपये से 50 रुपये भी हो सकता है। इस केस में आपकी पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा। तो प्रॉब्लम प्रॉफिट वाले में नहीं है, प्रॉब्लम लॉस वाले में। अगर आप लॉस इतना कर लेते हो तो यू आर फिनिश। तो दैट्स वाई आप हमेशा लार्ज कैप कंपनी में ट्रेड करोगे। एंड द बोनस हियर इज कि आपको लार्ज कैप कंपनी ढूंढनी नहीं है। निफ्टी 50 या फिर निफ्टी 100 में जितनी कंपनी लिस्टेड हैं आप उन सब में ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड टू बी ए लार्ज कैप कंपनी और मोस्टली लार्ज कैप होती ही हैं। ओके, सो 100 स्टॉक्स हैं आपके पास, या तो आप अगर बहुत चूजी हो तो 50 में से चूज कर सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा और ज़्यादा स्टॉक देना चाहते हो तो आप निफ्टी 100 में भी से भी चूज कर सकते हो। नाउ इसका एक फ़ायदा और भी होता है। देखिए, आप अगर आप इंट्राडे करते हो तो उसमें जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वॉल्यूम। क्यों? इंट्राडे में आपको तुरंत स्टॉक बाय करना होता है, तुरंत स्टॉक सेल करना होता है, विद इन अ मिनट आपके प्रॉफिट्स लॉस में चेंज हो जाते हैं। तो अगर आप किसी स्टॉक में ट्रेड करो जिसमें वॉल्यूम नहीं है और आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको सेल करना है, बट वहाँ पे कोई बायर है ही नहीं, तो आप सेल नहीं कर पाओगे और अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंट्राडे ट्रेडिंग इसकी वॉल्यूम आपको होना चाहिए, अच्छा खासा वॉल्यूम होना चाहिए। बायर सेलर बिल्कुल एकदम बैठे होने चाहिए ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। तो जैसे कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज की बात करें, रिलायंस, HDFC बैंक, इनमें अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको ये दिक्कत कभी नहीं आएगी कि वहाँ पे बायर सेलर अब मौजूद नहीं है। आप तुरंत ऑर्डर प्लेस करोगे, तुरंत आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा,
ठीक है। सो वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यहाँ भी मैं आपको बहुत सिंपल कर देता हूँ आपके लिए, निफ्टी 50 और निफ्टी 100 में सारे स्टॉक जो लिस्टेड है सब में वॉल्यूम आपको सफिशिएंट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो आप अगर हम एक नैरो डाउन करें इस पूरे स्ट्रक्चर को, स्टॉक सिलेक्शन को, तो आपको निफ्टी 50 या निफ्टी 100 में से किसी स्टॉक में भी आप ट्रेड करो, यू आर ओके विद दैट, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन स्टॉक सिलेक्शन जिसमें आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, टॉप एंड डाउन अप्रोच के साथ आपको कैसे चूज करना होता है, अगले दिन के लिए आपको क्या क्या करना है वो सब बताऊंगा, लेकिन वो लास्ट वीडियो में आएगा। सो मेक श्योर कि आप वहां तक वीडियो देखो। तो आई होप यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आया हो। कोई भी डाउट है आपके दिमाग में तो आप नीचे कमेंट में टाइप कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि आप अपने दोस्त से शेयर कर सकते हो, तो प्लीज़ शेयर करो, बिकॉज जैसे जितने व्यूज़ आएंगे, जितने लाइक्स आएंगे, वो मेरे को बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, एंड आई विल कीप मेकिंग वीडियोस लाइक दैट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं वीडियो में।